सो नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी वर्ण व्यवस्था के ऊपर, वर्ण सिस्टम पर। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप एक्चुअल में चाहते हैं कि सनातन संस्कृति, हमारी वैदिक परंपरा वापस से जागे, तो उसमें सबसे पहला स्टेप ये रहेगा कि हम अपनी स्पीच को करेक्ट करें। क्योंकि हुआ क्या है, जैसे वर्ण शब्द है, वर्ण को बना दिया गया वर्णा, योग को बना दिया गया योगा। चलिए, योग के लिए तो फिर भी एक अलग ही डायमेंशन निकाल दी गई है उसमें से कि आप योगा एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की तरह करते हैं। बाकी चक्र को बना दिया चक्रा। ये हर चीज़ के आगे जो आ लगा दिया गया है ना, ये जो इंग्लिशमैन हैं, जो वेस्टर्न पीपल हैं, उन लोगों को बोलने में तकलीफ़ होती है। जो संस्कृत के शब्द हैं वो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। जो हिंदी या कोई भी ऐसी लैंग्वेज जो इंडिया की है, जिसमें देवनागरी, जो ये सब लेटर्स साउंड्स होते हैं, ये सब साउंड्स आती हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो एटलीस्ट आप लोग वर्ण को वर्णा मत बोलिए, वर्ण को वर्ण ही बोलिए। इवन अगर आप इंग्लिश में भी बोल रहे हैं तो कॉल इट वर्ण, ठीक है। सो मैं स्टार्ट करती हूँ। वर्ण व्यवस्था पर बहुत से कमेंट्री हुआ करती है कि इंडिया में तो सो कॉल जाति प्रथा हुआ करती थी, जाति के नाम पे भेदभाव हुआ करता था, वर्ण के नाम पे भेदभाव हुआ करता था। जातियाँ तो बाद में बनी हैं, ये सभी जो आज की डेट में इतनी सारी ये जो अलग अलग कास्ट निकल कर आ गई हैं, अलग अलग जातियाँ निकल के आ गई हैं, सो कॉल्ड कैटेगरीज निकल कर आ गई हैं, ये सब रीसेंट 100-200 में भी मैक्सिमम 300 ईयर्स का पार्ट होगा। जो एक्चुअल सो कॉल्ड डिवीज़न, वो एक्चुअल में डिवीज़न नहीं है, हुआ करता था, वो वर्ण व्यवस्था थी, जो कि 4 पार्ट्स में डिवाइडेड थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये सबको मालूम है। पर कहा जाता था कि लोग समझते थे, ये सबको मालूम है आज की डेट में, कि ये जन्म पर आधारित नहीं हुआ करती थी, ये कर्म पर आधारित हुआ करती थी। उसके बाद भी लोग इसके ऊपर कमेंट्री करते रहते हैं कि गलत था, शूद्रों के साथ गलत तरीके का व्यवहार होता था, जो कि बिल्कुल गलत है। ये सब चीज़ें पिछले मैक्सिमम 500, शायद 1000 या 2000 सालों के अंदर आई हैं, क्योंकि इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक हुए हैं। बहुत फॉरेन इन्वेडर्स ने अटैक किए हैं, और उन अटैक्स में सिर्फ फिज़िकल अटैक नहीं थे, सिर्फ फाइट्स नहीं थी, उन्होंने इसके कल्चरल हेरिटेज को ब्रेक करने की कोशिश की है, जो कि सबसे ज़्यादा ब्रिटिश ने की है। पहले के टाइम, पहले कम थी, ब्रिटिश ने आगे पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। मेनली ब्रिटिश में ही हुआ है, उससे पहले होगा तो बहुत ही लाइक 1% ऑफ व्हाट इट इज़ राइट नाउ, और मे बी इवन इन ब्रिटिश टाइम उससे भी 1% ही रहा होगा उससे पहले। तो एक्चुअल में जो एनवायरनमेंट था वो था क्या, और जो ये कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था है उसका मीनिंग क्या था। एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी। उस स्टोरी को सुनाने से पहले ये मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि शूद्र का मतलब, अगर किसी के लिए शूद्र बोला जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको नीचा माना जा रहा है। शास्त्र ये कहता है कि हर इंसान जन्म से शूद्र होता है, चाहे वो ब्राह्मण के घर पैदा हुआ हो या शूद्र के घर पैदा हुआ हो। तो मैं भी, जब मैं पैदा हुई थी तो एक शूद्र थी। कोई यहाँ पे अगर किसी पंडित फैमिली से बिलोंग करता है, वो भी जब पैदा हुआ था तो वो भी शूद्र था। और जो भी कोई यहाँ पर लिसनर है इस वक्त, वो सभी बचपन में जब वो पैदा हुए थे, जब वो न्यूबॉर्न बेबी थे, उस टाइम पर वो शूद्र थे। आज की डेट में उन्होंने अपने कर्मों से अपनी एक पहचान बनाई होगी, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप में इस वक्त हो, बेस्ड ऑन व्हाट काइंड ऑफ एक्शन इन लाइफ दे वांट टू डू। बट किसी भी मोमेंट पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये ऊंचा है या नीचा है। दीज आर जस्ट डिविजन्स। जैसे हम डॉक्टर को बोल देंगे तू डॉक्टर है, तो वो उसके लिए ख़राब चीज़ नहीं होगी, राइट। उसके लिए एक प्रेस्टीज की बात है। प्रेस्टीज की बात क्यों है? क्योंकि वो है, उसे मालूम है वो काम कर रहा है, राइट। ऐसे तो ये हो जाएगा, आप एक कंपाउंडर और नर्स को आप कहना चाह रहे हैं कि भाई तू तो बेकार चीज़ है, ये गलत है ना, ये कोई नहीं करेगा, राइट। हम कंपाउंडर को भी उतनी रिस्पेक्ट देंगे, नर्स को भी उतनी रिस्पेक्ट देंगे, दे हैव देयर ओन रिस्पेक्टिव वर्क, राइट। तो इसमें ऊंचा और नीचे वाली कोई बात ही नहीं आती है। बात है किस तरह का काम किसने पिक किया है, बेस्ड ऑन देयर टैलेंट्स। अब वो क्या है, उसके लिए मैं एक आपको स्टोरी सुनाती हूँ। आप मान लीजिए कि एक टाइम पे 4 भाई थे,
ठीक है। वो एक जगह जाकर रहना शुरू करते हैं जो कि उनके लिए बिल्कुल न्यू थी। तो अब उन चारों भाइयों को वहाँ पे सरवाइव करना था, तो उसके लिए वो चारों भाई एक एक करके काम बांट लेते हैं। उनमें से एक भाई था जो कि फाइट कर सकता था फिज़िकली, आई वुड से बाकियों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और आराम से फाइट कर सकता था बेसिकली। उसने कहा मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन का ज़िम्मा लेता हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्शन के लिए ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ध्यान रखूँगा कि हमारा घर और तुम लोग हमेशा प्रोटेक्टेड रहो और कोई तुम पर अटैक ना करे। ठीक है। दूसरे भाई ने कहा कि तुम्हें उसके लिए बहुत से हथियार चाहिएंगे और हो सकता है दुश्मन बहुत टाइम के साथ बढ़ता जाए जो कि ख़तरनाक भी हो सकता है, उसके लिए तुम्हें और नॉलेज की ज़रूरत होगी। मैं साधना करूँगा क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ हूँ, मैं साधना की तरफ हूँ, मेरी मेरी बुद्धि उसी तरफ चलती है। तो मैं उन जो तुम्हें हथियार चाहिएंगे उनकी तैयारी करूँगा, उनको तुम्हारे लिए प्रोवाइड करवाऊँगा, प्लस वो ज्ञान अर्जित करूँगा जिससे तुम्हें ये हेल्प मिल सके कि तुम्हें दुश्मन से हम लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करना है, इंक्लूडिंग योर सेल्फ। ठीक है। तीसरे भाई ने कहा ठीक है तुम दोनों ये काम संभालो, मैं हम लोगों के खाने पीने का इंतज़ाम करूँगा। खाना पीना तो चाहिएगा ना, सिर्फ प्रोटेक्शन और नॉलेज से काम नहीं चलता है। उसने कहा कि मैं जो भी हमारी गार्डनिंग करनी होगी, जो भी हमें सब्जियां उगानी होगी, वो सारा काम मैं करूँगा, इंक्लूडिंग कुछ और भी, अगर जो हमें जीवन यापन के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं, नॉट जस्ट खाना, जो भी जीवन यापन के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं उनका ध्यान मैं रखूँगा। अब क्योंकि उसका ध्यान उस तरह के कामों में था। चौथे भाई ने कहा देखो मैं ना तो इतना ज़्यादा साधना कर सकता हूँ, उसके लिए बहुत ज़्यादा फोकस और स्पिरिचुअल बहुत हाई लेवल चाहिए होता है, वो मेरे लिए कैपेसिटी नहीं है, ना ही मैं इतनी फिज़िकल फाइट कर सकता हूँ। ठीक है। गार्डनिंग का काम मैं नहीं समझता मेरे लिए है, तो मैं ये करूँगा क्योंकि तुम अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह हो सकते हो। अब तुम बार बार अगर अब जैसे आपने हथियार तैयार किए, एक भाई ने जिसने साधना से, वो हथियार मुझे हथियार जो दूसरा वाला भाई है जिस जो फाइट करेगा उसे चाहिए, मैं हथियार एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दूंगा। या फिर उसको खाना भी चाहिए हो सकता है, या आप जो साधना कर रहे हैं बीच में खाना भी चाहिएगा, तो मैं आपको खाना पहुंचा दिया करूँगा। या जिसको खाना बनाना है, खाना पूरा तैयार करना है, या बाकी और जो भी जीवन यापन से रिलेटेड जो चीज़ें चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें मैं इधर से उधर प्रोवाइड कर दिया करूँगा। क्योंकि मेरे पैर बहुत अच्छे चलते हैं, मैं वॉक बहुत मस्त कर सकता हूँ और मैं बहुत आराम से कहीं पे भी कितने भी डिस्टेंस पर ट्रैवल कर सकता हूँ। और इवन मैं जो ये आपकी घोड़ा गाड़ी और ये सब जो चीज़ें होती हैं, जो भी व्हीकल होते हैं बेसिकली, मैं पुराने ज़माने के हिसाब से बोल रही हूँ, आज के टाइम में कार मान लो, ये सब चीज़ें मैं बहुत आराम से मैनेज कर सकता हूँ। तो वो काम मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। अब इन चार भाइयों में वो भाई जो साधना करके वो सारी नॉलेज प्लस वो सारे हथियार इकट्ठे कर रहा था, वो था ब्राह्मण। जो दूसरा भाई जो लड़ाई करने के लिए तैयार था, वो था क्षत्रिय। जो तीसरा भाई जो जीवन यापन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो तैयार कर रहा था, वो था वैश्य। और चौथा भाई जिसने बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली, जिसमें ज़्यादा माइंड की ज़रूरत नहीं होती है। इट्स नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि हर कोई माइंड का काम नहीं कर सकता है, राइट। और चीज़ें करने के लिए भी, और बहुत सी हर कोई इतना जो एक जैसे फॉर एग्जांपल एक लेबर इतना काम करता है, घर बनाता है, जो पूरी की पूरी सुबह से लेकर शाम तक इतनी मेहनत करता है। आपको लगता है कि एक पीएचडी करने वाला बंदा वो इतना काम करने में इंटरेस्टेड होगा? इंटरेस्टेड मतलब उसका तो इतना वो कैलिबर ही नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि वो जो लेबर है उसकी वो टेंडेंसी है, उसका बॉडी बिल्डअप उस तरीके से है, या उसने उसको ट्रेन इस तरीके से कर लिया है कि वो कर सकता है। हाँ, शायद दूसरा बंदा भी कर सकेगा, बट हर बंदे का अपना एक इंटरेस्ट होता है, अपनी कैपेबिलिटी होती है, उसके हिसाब से वो अपने काम चूज़ करते हैं। आप एक लेबर को कहिए पीएचडी कर ले, वो कहेगा पागल दिखाई दे रहा हूँ मैं तुम्हें। इसका मतलब ये थोड़ी कि उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई है, राइट। तो वो जो चौथा वाला भाई था जो सब जगह सामान इधर से उधर कर रहा था, वो था शूद्र। अब इसमें बताइए, आपको लग रहा है कि चारों भाई जो जिन्होंने काम अलग अलग बांटे हैं, कोई एक ऐसा भाई है जो इंडिपेंडेंटली सारा काम कर सकता है? चारों भाइयों को एक दूसरे की ज़रूरत है, बिना एक भाई के दूसरा भाई सर्वाइव नहीं कर सकता है।
ये स्ट्रक्चर था हमारी सोसाइटी का, ताकि सब लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहें। अगर एक ही बंदा सब कुछ कर पाएगा तो फिर वो तो पूछेगा ही नहीं किसी को भी। ये स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया था बेस्ड ऑन द कैपेबिलिटीज़, टेंडेंसीज एंड इंटरेस्ट, कि वो किस किस तरह के काम करेंगे, प्लस एक दूसरे से मर्ज्ड रहें, एक दूसरे से घुले मिले रहें। इसे कहते थे वर्ण व्यवस्था, जो कि हर कोई अपने आप चूज़ करता था। अब जो ये कहा जाता है कि शूद्रों को इस तरीके से देखा जाता था, कैसे देखा जा सकता है? पहला तो ये एक एग्जांपल मैंने दिया कि वो दोनों सब लोग आपस में इतने ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थे, और पहले के टाइम में इतने हाई ईगो नहीं हुआ करते थे जितने आज की डेट में होते हैं। तो एक दूसरे के ऊपर इतना डिपेंडेंट थे, वो वैसे ही नहीं छोड़ सकते थे। दूसरी बात, ये एक मस्ट था कि आप कोई भी यज्ञ करते हैं तो उसमें चारों वर्णों का होना बहुत ज़रूरी है। बिना शूद्र के आप कोई यज्ञ को पूरा नहीं कर सकते। उसमें नॉट जस्ट शूद्र, वो तो हाईलाइट कर दिया गया, बट सबका होना ज़रूरी है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सबका होना ज़रूरी है। तो कहीं पर भी नहीं था कि हमारी सोसाइटी में शूद्रों को नीचा दर्जा दिया जाता था। कोई मीनिंग ही नहीं है इस बात का। दीज आर जस्ट डिफरेंट वर्क। हाँ, अगर कोई खुद से सोचना चाहता है तो फिर वो उसकी सोच है। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक सोसाइटी की सोच थी। ये मैं आज के लोगों के लिए बोल रही हूँ। अगर लोग सोच रहे हैं कि इस तरीके का, वो कहते हैं कि हुआ है, बुरा हुआ है, उन लोगों के साथ, शूद्रों के साथ बुरा हुआ है, वो अंग्रेज़ों के टाइम पे हुआ है, जब उन्होंने, कलयुग का तो अफेक्ट है ही, उन लोगों ने इन चीज़ों का फ़ायदा उठाना शुरू किया और लोगों के मन में बैर भावना, जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, वो फिल करनी शुरू कर दी कि तुम्हारे अंदर नॉलेज है, अरे तुम तो बड़े विद्वान हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो। और हर कोई ब्राह्मण की तरस्ते पे चल तो पड़ता है, पर हर कोई ईगो से परे नहीं रह पाता है। उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया। ईगो तो हर इंसान के अंदर हो सकता है ना, बस ये कि उन्होंने उसको ट्रिगर कर दिया, जो कि पहले नहीं था। ठीक है। उसके बाद एक बात बोली जाती है जिसके लिए बहुत बोला जाता है कि शूद्रों के लिए इस वजह से भी ख़राब बात बोली गई कि जो ब्राह्मण है, वो शायद आपको अब समझ में आ जाएगा, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ब्राह्मण है जो ब्रह्मा के मस्तिष्क से पैदा हुआ, जो क्षत्रिय है आई थिंक बाजू से या फिर छाती से, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली क्या था, इधर से, यहाँ से पैदा हुआ। जो वैश्य है वो उदर मतलब स्टमक से पैदा हुआ, और जो शूद्र है वो पैरों से। अब देख रहे हैं सब डिवीजन है कामों के हिसाब से, किस तरीके का काम करना है। वो ये नहीं कि पैर, आप, मुझे तो ये नहीं समझ में आता, लोग पैरों को लो ग्रेड क्यों समझते हैं? उन्हीं के तो पैर है ना, पैरों से तो आशीर्वाद लिया जाता है। तो उसको बेसिकली शूद्र के लेवल से आशीर्वाद लिया जा रहा है, अगर मैं उस हिसाब से देखूँ तो। आप फिर भी कह रहे हैं कि शूद्र को नीची दृष्टि से देखा जाता था। ब्राह्मण जो मस्तिष्क से पैदा हुआ, क्योंकि उसका काम मस्तिष्क का होता है। बाजू या छाती जो आपकी स्ट्रेंथ को, एक मैन की स्ट्रेंथ को सिग्निफाई करता है। जो आप अगर आप कोई भी तलवार भी उठा रहे हैं तो जो स्ट्रेंथ लगती है वो आपकी यहाँ पर आर्म पे लगती है, आपकी बाजू पे लगती है। तो वो जो स्ट्रेंथ है वो क्षत्रिय के लिए, कि वहाँ से पैदा हुआ, क्योंकि वो वहाँ पर मेनली उसका काम लड़ाई का रहता है, जो रिक्वायर्स स्ट्रेंथ ऑफ योर आर्म्स। जो वैश्य है वो उदर यानी कि स्टमक की, जो भी उसके लिए चाहिए स्टमक के लिए, यानी कि फूड। पहले के टाइम पे बिजनेस नहीं हुआ करता था, इसके लिए अभी मैं एक्चुअली आई डोंट वांट एनी वीडियो टू बी मोर देन 15 मिनट्स और सो, तो मैं इसके बारे में शायद कभी एक्सप्लेन करूँ पूरा डिटेल में। बट पहले के टाइम पे बिजनेस नहीं हुआ करता था, सब लोग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते थे। जैसे ये 4 भाइयों की स्टोरी मैंने बताई, अब इसमें किसी को बिजनेस करने की ज़रूरत है कि भाई मैं तेरे को ये काम दूंगा तो मेरे को इतने, जब तक इतने पैसे नहीं देगा तब तक मैं तुझे खाना नहीं दूंगा? ऐसा नहीं हो रहा ना। घर में भी ऐसे ही नहीं होता है कि आपकी मम्मी खाना बनाती है, मम्मी कहती है जब तक मुझे इतने पैसे नहीं देगा तब तक मैं तेरे को खाना नहीं दूंगी। नहीं, फैमिली है, फैमिली में सब लोग अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं। और हमारे यहाँ तो बोला ही जाता है कि जो पूरा संसार है, पूरा विश्व है, वो कुटुंब की तरह है। तो उसमें ये आदान प्रदान वाली चीज़ होती ही नहीं थी पहले के टाइम में। सब लोग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया करते थे, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो। तो जो ब्राह्मण के उदर से वैश्य की उत्पत्ति हुई, क्योंकि वो उदर पूर्ति के लिए
काम करता था और पैरों से, क्योंकि उसका शूद्र का काम पैरों से ज़्यादा होता था, इसलिए पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। ये एक्चुअल स्टोरी है जिसका अब आप देख सकते हैं कितना मिस इंटरप्रेट किया गया है। और मैं बस वीडियो को एंड करूँगी, बट एक एग्जांपल और दूंगी छोटा सा कि जिसको अभी भी डाउट है ना कि नहीं भाई वर्ण जो शूद्र होते हैं उनको तो बहुत पहले से ही बुरा गलत दृष्टि से देखा जाता था, बहुत ही इल ट्रीट किया जाता था, तो आप अपने पेरेंट्स या फिर मे बी ग्रैंड पेरेंट्स थोड़े जो ओल्डर एज के हैं उनसे पता कीजिएगा क्या पहले के टाइम में जब वो गांव और ये सब एनवायरनमेंट हुआ करता थे, और ये ब्रिटिश के टाइम के बाद का है, जो कहते हैं ना कि इवन ब्रिटिश के टाइम के बाद भी, इतना डिवीजन करने के बाद भी शूद्रों की रिस्पेक्ट हुआ करती थी। शूद्र में बहुत सी कास्ट, आज की डेट के हिसाब से बहुत सी कास्ट या बहुत से काम आ जाते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ जो यहाँ पर, उनसे पूछिएगा क्या पहले के टाइम पे जब पहले अरेंज मैरिजेस हुआ करती थी, मतलब जो इंडिया में ये जो रीसेंट टाइम गया है अंग्रेज़ों के बाद के आसपास का जो टाइम अरेंज मैरिजेस हुआ करती थी, तो रिश्ता जो लेके जाया जाता था एक घर से दूसरे घर, चाहे लड़के से लड़की के घर हो, लड़की से लड़के के घर हो, वो रिश्ता कौन लेके जाता था? वो रिश्ता माँ बाप नहीं लेके जाते थे। वो रिश्ता आज के फिर भी कंपैरेटिवली कुछ रिलेटिव्स ले जाते हैं। लाइक इफ़ आई गो बैक 20 ईयर्स अगो और सो, रिलेटिव्स ले जाया करते थे, चाचा ताऊ ये सब। वो नहीं ले जाया करते थे, नाई ले जाया करते थे, बार्बर। अब इसमें बार्बर का कहाँ से रोल आ गया? पर वो होता था पहले के टाइम पे, बार्बर रिश्ता लेकर, और उनका फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं है, बस वो उस लोकेलिटी के या उस एरिया के बार्बर हैं जो वो सब एक दूसरे को बस जानते हैं। बार्बर को इतनी रिस्पेक्ट दी जा रही है कि अपने बेटे या बेटी का रिश्ता लेकर आप दूसरी फैमिली में भेज रहे हैं। वहाँ पर वो स्टे भी करते थे, क्योंकि दूर दूर घर हुआ करते थे। पहले के टाइम में 1 घंटे में पहुँचने वाली गाड़ियाँ तो हुआ नहीं करती थी, पहले तो बैलगाड़ी से जाया जाता था, पूरे 2-3 दिन लग जाते थे, तो स्टे भी करते थे, पूरी उनका खाना पीना भी किया जाता, सब कुछ मान सम्मान किया जाता था। कहाँ है फिर वो जो ये हमें शो करते हैं कि शूद्रों के साथ खराब व्यवहार किया जाता था? जो अंग्रेज़ों ने दिखाया वो देख लिया और उसको रट्टा मार के सब पूरे कंट्री के ऊपर थोप दिया। और हम भी बेवकूफ़ हैं, हम लोग भी, हम इतने टाइम से जो एक्सेप्ट करते आ रहे थे उस चीज़ को। थैंक्स टू दोज पीपल जिन्होंने इसके अगेंस्ट अपने वॉइस रेज की है। अलग अलग बहुत लोग एग्जाम्पल्स देते हैं, मेरे सामने जो एग्जाम्पल्स आए मैंने वो आपको दिए हैं, बट और भी बहुत से एग्जाम्पल्स होंगे जो लोग एक्सप्लेन कर देंगे। एक राजीव दीक्षित जी के ऊपर भी है एग्जाम्पल, बट मैं उसको किसी और फॉर्म में, किसी और वीडियो में बताऊँगी। ठीक है, सो रिसर्च कीजिए, बहुत ज़रूरी है। मेरी जो रिसर्च है वो मैं प्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पर। आगे मैं रामायण और महाभारत के ऊपर वीडियोस बनाऊंगी। पहले मैं इस पर बनाना चाह रही थी क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि रामायण का समझने के लिए, वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए फाउंडेशन होनी ज़रूरी थी, वरना वो पॉइंट क्लियर नहीं होता। सो नाउ यू नो द एक्चुअल स्टोरी बिहाइंड वर्ण व्यवस्था। और नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली रामायण के ऊपर आएगी। So yeah, thank you.